नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस यानी कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग आणविक ठोस के विषय में जानेंगे। तो आणविक ठोस वे ठोस जिनमें घटक कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं और ये तीन प्रकार जो हैं अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पे होते हैं। तो पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो जैसा कि हमने बताया कि अभी ये जो तीनों प्रकार होते हैं आणविक ठोसों के, ये अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बलों यानी बंधों, अणुओं के बीच लगने वाले जो दुर्बल बंध होते हैं उन्हीं के आधार पे होते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अणुओं के बीच बनने वाले जो दुर्बल बंध होते हैं उसकी बात करेंगे। तो अणुओं के बीच तीन प्रकार के बंध होते हैं। हमारा जो पहला होता है वो लंदन बल या परिक्षेपण बल होता है, जो कि सबसे दुर्बल होता है। ठीक है, वो अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगता है। उसके बाद जो दूसरा होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, जो कि ये जो होता है ध्रुवीय अणुओं के मध्य ये बंध बनते हैं। और तीसरा जो होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों में होता है हाइड्रोजन बंध होता है। यानी हाइड्रोजन बंध, जैसा कि जानते हो, हाइड्रोजन बंध बनने के कंडीशन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जब यौगिक में O से बंध के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तब हाइड्रोजन बंध बनते हैं, या N से H जुड़ा रहेगा तब हाइड्रोजन बंध बनते हैं। और तीसरी स्थिति होती है जब F से H जुड़ा रहेगा बंध द्वारा तब हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो ऐसे अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इसको आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो आणविक ठोसों के प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देख ही सकते हैं आणविक ठोस में अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करेंगे। तो ये ठोस अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध वाले अणुओं, जैसे यहाँ पे दिया है निम्न ताप पर अगर H2 है, Cl2 है, I2 है, तो ये ठोस अवस्था में रहते हैं निम्न ताप पर। तो इसलिए यहाँ निम्न ताप लिखा गया है, द्वारा बने होते हैं। यानी इसमें जो घटक कण होते हैं H2, Cl2, I2 ये सब अणु होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, इनमें अणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, तो ये बंध बहुत दुर्बल होते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो दुर्बल अंतर आणविक बलों की उपस्थिति के कारण ये नरम होते हैं। फिर उसके बाद इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। तो निम्न होने का कारण यह है क्योंकि भाई इनके बीच जो आकर्षण बल बहुत दुर्बल होते हैं, तो ऐसे बंधों को तोड़ने के लिए बहुत कम ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और अगला है हमारा यहाँ पे इन ठोसों में आयन नहीं होते हैं, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसा कि जानते ही होंगे कि विद्युत की चालकता के लिए या तो निकाय में मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो मुक्त आयन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पे चालकता ये नहीं दिखाते हैं। ये सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होते हैं। ऐसा दुर्बल अंतर आणविक बलों के कारण होता है, क्योंकि इसके बीच लगने वाले आकर्षण बल बहुत दुर्बल होते हैं, परिक्षेपण बल होते हैं, तो ये एक दूसरे को बांध नहीं पाते हैं अणुओं को, और ये गैसीय अवस्था में प्राय रहते हैं सामान्य ताप पर। और जब इसको ठंडा यानी बहुत कम ताप पे ले जाया जाता है तो ये द्रव या ठोस में बदल जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करेंगे। तो इन ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवणता का मतलब ये होता है, जैसे देखिए यह Cl है, एक ध्रुवीय अणु है, तो यहाँ Cl की विद्युतात्मकता अधिक होने के कारण Cl पे
डेल्टा माइनस आ जाता है और इस पे डेल्टा प्लस। तो यहाँ प्लस माइनस दो ध्रुव बन जाते हैं। तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बंध कार्य करते हैं वो होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। तो ये बंध जो होते हैं वह लंदन या परिक्षेपण बल की तुलना में थोड़ा सा मजबूत होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग इन अणुओं में, इन ठोसों में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, जो परिक्षेपण बल की तुलना में प्रबल होता है। तो प्रबल तो होता है लेकिन हाइड्रोजन बंध जितना प्रबल नहीं होता है। ठीक है। तो ये ठोस भी नरम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि वही बात है इसमें भी, क्योंकि अणुओं से बने ही होते हैं। तो आयन और इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है मुक्त अवस्था में, तो इसलिए ये भी चालकता नहीं दिखाएंगे। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अध्रुवी आणविक ठोसों की तुलना में उच्च होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, अध्रुवी आणविक ठोसों में जो लंदन बल होता है, जो कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल की तुलना में वो थोड़ा दुर्बल होता है, जबकि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लंदन बल से थोड़ा मजबूत होने के कारण इसको हम अधिक ताप देंगे तभी मतलब ये पिघलेगा या वाष्पित होगा, यानी इसके क्वथनांक गलनांक क्या होंगे? अधिक होंगे। ये सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में होते हैं। तो अब हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की बात करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन होगा? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध आप लोग कक्षा 11 में पढ़े भी हैं और अभी अभी हमने बताया भी है कि OH या NH या HF के बीच में अगर बंध है अणु में तो वो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं इन ठोसों में अवयवी कण ऐसे अणु होते हैं जो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे NH3 में NH बंध है, H2O में OH बंध है, तो यानी ये हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। इन ठोसों में कार्यरत अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आणविक ठोस है तो अणुओं से बना है तो विद्युत का कुचालक तो होगा ही। इनके गलनांक तथा क्वथनांक ध्रुवीय तथा अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में उच्च होते हैं। तो इसका कारण आप लोग समझ सकते हैं कि तीनों जो अणुओं के बीच बनने वाले बंध होते हैं उसमें से हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल होता है। ये कमरे के ताप पर सामान्यतः वाष्पशील द्रव या नरम ठोस होते हैं। तो ये तीनों प्रकार था, जो ये आणविक ठोसों के प्रकार थे। अब हम क्रिस्टलीय ठोसों में दूसरा प्रकार जो है वो आयनिक ठोस है, यानी आयनिक सॉलिड। तो नाम से ही पता चल रहा है ये आयनिक सॉलिड है, तो इसमें घटक कण क्या होंगे? आयन होंगे। तो इसको भी देख लिया जा रहा है एक बाई एक करके सारे पॉइंट्स। तो इन ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं, यानी आयन का मतलब धनायन और ऋणायन। तो इन ठोसों में धनायन तथा ऋणायन स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं और ये बंध जो होता है बहुत प्रबल होता है। तो यहाँ जैसा कि जानते हैं आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध होता है, तो आयनिक बंध मतलब धनायन और ऋणायन के बीच में बनता है और ये प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा ये बंधे होते हैं। तो इसलिए ये कमरे के ताप पर यानी ये कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब अगर उसको तोड़ा जाए तो चकनाचूर हो जाना भंगुरता होती है। ठीक है। और प्रबल स्थिर आकर्षण बलों के कारण इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल प्रबल है तो इसको बहुत ज़्यादा ताप देंगे तभी ये पिघलेगा या तो बॉयल मतलब वाष्पित होगा। तो इसलिए प्रबल आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत ही उच्च होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय तथा अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। जैसा कि जानते हो कार्बनिक यौगिक यानी जो यौगिक होते हैं, मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं मतलब ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, और जितने सहसंयोजक यौगिक होते हैं प्रायः वो अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। तो अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आगे हम लोग देख सकते हैं ठोस अवस्था में इन ठोसों में उपस्थित आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब देखिए, जब चालकता तभी पाई जाएगी जब उसमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि ठोस अवस्था में आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहेंगे तो वो गति नहीं कर पाएंगे, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु जलीय विलयन
में या गलित अवस्था में ये स्वतंत्र आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के चालक हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण है तमाम आयनिक यौगिक हो सकते हैं, जैसे NaCl, KBr, NaOH और भी अनेक प्रकार के आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आयनिक सॉलिड। अब अगला है हमारा धात्विक सॉलिड या धात्विक ठोस। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। तो यहाँ पे धात्विक ठोस समझने से पहले हम थोड़ा सा धात्विक बंध की बात करेंगे, क्योंकि धातुओं में एक अलग ही प्रकार का बंध होता है जिसको हम धात्विक बंध कहते हैं। तो पहले पॉइंट में लगभग यही बताया गया है। इन ठोसों में अवयवी कण धनावेशित धातु आयन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और ये क्रिस्टल में उसी प्रकार से गति करते हैं जिस प्रकार से जल समुद्र में गति करता है। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र भी कहते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं यही हमारा धात्विक बंध भी होता है। तो धात्विक बंध में क्या होता है, जो धातु परमाणु होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और पूरा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण पूरा इलेक्ट्रॉन का समुद्र हो जाता है, और उसी में जो धातु के धनायन होते हैं वो आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो इसलिए ये हम समझ सकते हैं कि ये चालकता वगैरह भी दिखा सकता है। तो जैसा कि आगे स्पष्ट होगा, ये गतिशील इलेक्ट्रॉनों धनायनों द्वारा, ये गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धनायनों द्वारा आकर्षित होते हैं और धनायन के साथ बंधे होते हैं। तो इसलिए ये जो बंध होता है, यही बंध क्या होता है? धात्विक बंध कहलाता है। कि मतलब जैसे देखो ऋणायन गति करते हुए भी इससे आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं धातु आयन से, क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। धातुओं की उच्च वैद्युत चालकता उसमें उपस्थित मुक्त व गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सबसे जो अधिक चालकता दिखाते हैं धात्विक ठोसों में, जैसे तमाम धातुएं जो होती है चालकता दिखाती हैं, और जो ठोस अवस्था में जो धातुएं चालकता दिखाती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये चालकता होती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे अधिक चालकता जो होता है भाई Ag यानी सिल्वर में होता है, चांदी में होता है। ठीक है, अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही धातुएं उच्च उष्मीय चालकता प्रदर्शित करती हैं। तो यानी ये तो जानती हैं विद्युत और उष्मा दोनों की ये चालकता प्रदर्शित करती हैं धातुएं, धात्विक ठोस। इसके आगे है अगला पॉइंट, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। तो धात्विक चमक एक अलग प्रकार का ही चमक होता है। ठीक है, अधिकांश धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐसा क्रिस्टल में धनायनों के निविड़ संकुलन के कारण होता है, मतलब पास पास जुड़े होने के कारण होता है। फिर उसके बाद आगे है धातुएं अत्यधिक तन्य व आघातवर्धनी होती हैं। तो ये सब धातुओं के गुण होते हैं। तन्यता मतलब तान तान के तार बनाए जाते हैं धातुओं के। आघातवर्धनी का मतलब उसको अगर हथौड़े से पीटा जाए तो चपटा होता जाता है। आघातवर्धनी का अगर उल्टा कहा जाए तो वही होता है, भंगुरता होती है। अगर भंगुर पदार्थों पे अगर हथौड़ी मारेंगे तो चूर हो जाएगा, लेकिन आघातवर्धनी पे वो फैलेगा, चपटा होगा, चद्दर की तरफ फैलेगा। तो इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, Fe है, Al है, Cu है, Ag है, Au है, ये सभी की सभी धातुएं हैं। तो इसके अंतर्गत सारी धातुएं इसके उदाहरण होंगी। ठीक है, फिर देखिए अगला बंध जो है सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक ठोस होंगे अगले ठोस। ठीक है, तो इसमें जो बंध पाया जाएगा, कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो ऐसे ठोसों को हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग देख ले रहे हैं, इन ठोसों में अवयवी कण प्रायः धातु परमाणु होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये बृहदाणु होते हैं। बृहदाणु मतलब बड़े अणु, क्योंकि देखो सभी परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक बड़ा अणु बनाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये बृहदाणु होते हैं। सहसंयोजक बंध के प्रबल व दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण ये बहुत कठोर व भंगुर होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। हीरा जानते हैं बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। सिलिकॉन कार्बाइड भी होते हैं, ये भी बहुत ही कठोर पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इनका गलनांक अत्यंत ऊंचा होता है। तो इसका ऊंचा होने का कारण यही है कि इसमें जो
परमाणुओं के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये मतलब इनके गलनांक वगैरह क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ये विद्युत की चालकता नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें न तो मुक्त अवस्था में आयन होता है, न ही मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, ग्रेफाइट में चालकता पाई जाती है अपवाद स्वरूप, क्योंकि ग्रेफाइट में परतीय संरचना होती है और परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और ये सारे जो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार हैं इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।